नमस्कार। कहानी बॉक्स हिंदी में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बुढ़ापा बोझ नहीं होता। सुशील कुमार जी अभी खाना खाने बैठे ही थे कि उन्होंने सामने पड़ी खाने की प्लेट पर एक नज़र डाली। आज बहू ने खाना बाहर से मंगवाया था। मैदे के बने हुए नान, जिन्हें खाकर उन्हें एक बहुत बड़ी समस्या हो रही थी, और साथ में मिर्च मसाले और तेल से लबालब कोफ्ते की सब्जी। खाना देखते ही एक मन तो हुआ कि बहू को कहे, बहू मेरे लिए लौकी की सब्जी ही बना दी होती, मुझे ये सब नहीं खाया जाता। फिर सहसा उनके कानों में वही क्रोध भारी वाणी और कड़वी बातें गूंजने लगी, जिनकी बौछार उन पर एक दिन पहले ही हुई थी। अभी कल की ही तो बात थी जब सुशील कुमार जी ने अपनी बहू से कहा था, बहू खाने में मिर्ची बहुत ज़्यादा है, तुम्हें कितनी बार कहा है बनाने में ज़्यादा मिर्च मसाले मत डाला करो, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। ये बातें सुनते ही रसोई में खाना बनाती हुई बहू तमतमाती हुई बाहर निकली और बोली, बाबूजी आपको तो मेरे बनाए खाने में मीन मीन निकालने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। कभी कहते हैं खाने में नमक ज़्यादा है, कभी कहते हैं मिर्च मसाले ज़्यादा हैं, और कभी कहते हैं कि सब्जी में तेल ही नहीं है। अब इस सब से भी जब भी मन नहीं भरता तो सूखी रोटी का रोना रोने बैठ जाते हैं। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सबकी अलग अलग फरमाइशें पूरी करती रहूं। जो मिलता है चुपचाप खाइए। बहू की अपमानजनक बातें सुनकर सुशील कुमार जी ने चुपचाप वही खाना खाया। बैठे बैठे सुशील कुमार जी के मस्तिष्क में उनकी दिवंगत पत्नी शांति की यादें हिलोरा लेने लगी। उनके साथ बिताए गए पल कम प्रतीत नहीं होते थे। बिना कहे ही मेरी माँ की बात समझ जाती थी शांति। जब भी कुछ खाने में मुझे पसंद नहीं आता था तो झट से दूसरी सब्जी बनाकर मेरे सामने हाजिर कर देती थी। उसके हाथ का बनाया कम मिर्च मसाले का खाना भी बेहद स्वादिष्ट और पौष्टिक होता था। कितना ख्याल रखती थी वह मेरा। पर वक्त का सितम ऐसा हुआ कि सोचते सोचते उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। सुशील कुमार जी अब सेवानिवृत्त हो चुके थे और अपने इकलौते बेटे राकेश और बहू सरिता के पास रहते थे। बेटी अनीता की शादी हो चुकी थी। ताउम्र धन और बच्चों की परवरिश पर खर्च करने में लगा दी थी, ये सोचकर कि बुढ़ापा आराम करने के लिए है। लेकिन उनकी पत्नी के जाने के बाद तो जैसे जिंदगी ही चली गई। परिवार में कोई ऐसा सदस्य नहीं था जो उनके अकेलेपन को दूर कर सके। पत्नी के जाने के कारण जो खालीपन पैदा हुआ था, उसके कारण उनका चेहरा मुरझा सा गया था। लेकिन उस मुरझाए हुए चेहरे की लकीरें और ज़्यादा गहरी हो गई थी जब बहू का उपेक्षापूर्ण व्यवहार उनके दिल को छलनी करने लगता। और बेटे से इतना भी नहीं हो पाता था कि उनके पास बैठकर प्यार की दो मीठी बातें ही कर ले। 12 साल का पोता था, लेकिन उसे भी अपने दादा से कोई खास लगाव नहीं था। होता भी तो कैसे, आखिर बेटा भी तो अपने माता पिता के नक्शे कदम पर ही चल रहा था। जैसे तैसे खाना खाकर अपने कमरे में चुपचाप बैठे सुशील कुमार जी ने जब अपने बेटे के आने की आवाज़ सुनी तो लाठी पकड़ते हुए बाहर आए। बेटा, मेरी पेंशन तो आ गई होगी, इस बार के पेंशन के पैसे मुझे दे देना। राकेश ऑफिस से थका हुआ आया था, लेकिन पेंशन की बात सुनते ही जैसे बिजली सी कूद गई उसके शरीर में। क्या बाबूजी हर महीने पेंशन की लत लगाए रखते हैं? हमने क्या कमी रखी है आपकी ज़रूरत पूरी करने में जो आपको पेंशन के पैसों की आवश्यकता पड़ गई? नहीं बेटा, वह मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं जा रही थी। सोचता हूँ डॉक्टर को दिखा कर आऊँ। अगर तुझे समय हो तो कल मुझे ले चलना। बाबूजी, आजकल मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। कुछ दिनों बाद मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊँगा। बेटा, दरअसल कल से मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अगर हो सके तो कल ही डॉक्टर के पास ले चलो। पिछली बार जब डॉक्टर को दिखाया था तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने तेल का परहेज करने को कहा था, पर वह तो मुझसे नहीं हो पाया। इतना सुनते ही सरिता जलते हुए बाहर आ गई।
अब मेरे सर ही फोड़ दो, बिना बोले सब कुछ आपके सामने हाजिर हो जाता है। इतने भर से आपको संतुष्टि में नहीं मिली जो अब इनके सामने मेरी शिकायतें करने चले। और आप भी मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। अकेली जान होते हुए मैं सारे घर का काम संभालती हूँ और ऊपर से आपके बाबूजी का बोझ अलग। इसके बावजूद अगर मुझे बातें सुनने को मिले तो मैं ये घर छोड़कर अपने बेटे को लेकर मायके चली जाऊंगी। सरिता की बातें बाबूजी के दिल में तीर की तरह लग गई। रात को सभी लोग सो गए, लेकिन उनकी आंखों में रात भर भी नींद नहीं आई। अब ये रोज रोज का अपमान सहन नहीं होता। सोचते हुए उन्होंने कुछ फैसला कर लिया। अगले दिन जब बेटा राकेश ऑफिस से वापस लौटा तो देखा बाबूजी एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में अपना बैग लिए तैयार खड़े थे। ये क्या बाबूजी, कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ बेटा, मैंने तय कर लिया है, अपनी बूढ़ी जिंदगी को मैं बोझ बनकर नहीं जी सकता। मैं आज ही अनीता के घर जा रहा हूँ। लेकिन बाबूजी, वह तो गुस्से में सरिता ने यूं ही बोल दिया था। नहीं बेटा राकेश, मुझे लगता है कि मैं तुम दोनों के लिए ही बोझ हूँ और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण बहू घर छोड़कर जाए। मेरे बैंक की पासबुक और चेकबुक तुम्हारे पास होगी, वह मुझे दे दो ताकि मैं अपनी पेंशन के पैसे तो निकलवा सकूं। राकेश के मानने पर भी सुशील कुमार जी नहीं माने। आखिरकार राकेश को पिताजी की चेकबुक और पासबुक देनी पड़ी। अपने कमरे के दरवाजे में खड़ी सरिता ये सब कुछ देख रही थी और मन ही मन ये सोचकर राहत महसूस कर रही थी कि कुछ दिन दोनों के लिए बाबूजी से छुटकारा मिला। उधर राकेश को इस बात का दुख था कि बाबूजी के जाने के साथ साथ उनकी पेंशन भी चली जाएगी। इस बात को जब 1 महीना बीत गया तो एक दिन सरिता के मायके से फोन आया कि उसके भतीजे का जन्मदिन है और इस उपलक्ष्य में उन्होंने जागरण करवाने का सोचा है। सरिता के भाई ने कहा, साथ समय बीते बहुत दिन हो गए हैं, तुम 2 दिन पहले ही आओ, साथ में बैठकर गपशप करेंगे। ये सोचते हुए कि अब तो बाबूजी का बोझ भी सर पर नहीं है, सरिता और राकेश ने 2 दिन पहले प्रोग्राम बना लिया। एक टैक्सी करके सरिता और राकेश अपने बेटे के साथ उसके मायके जाने के लिए निकल पड़े। लेकिन सरिता को मन ही मन एक डर सा खाए जा रहा था। दरअसल सरिता के ससुर सुशील कुमार जी सरिता के पिता के बचपन के दोस्त थे, तो सरिता को ये चिंता सता रही थी कि कहीं उनके पिता को इन सब बातों का पता न चल जाए और उसके मायके में उसकी बेइज्जती ना हो जाए। जब वे लोग घर पहुंचे तो उन्हें देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए। सरिता के परिवार में उनकी माँ, पापा, दोनों बड़े भाई और भाभियाँ थी। दोनों भाभियाँ एक एक बेटा था। सरिता और राकेश माँ पिताजी से बातें करने लगे तो पिताजी ने कहा, 2 दिन पहले ही सुशील कुमार जी से मेरी बात हुई थी। ये सुनते ही वे दोनों शर्मा गए। फिर सरिता ने चेहरे पर भीगी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, अच्छा क्या बात हुई थी बेटा? उनका हालचाल जानने के लिए फ़ोन किया था। उन्हें तो उन्होंने बताया कि बच्चे पूरा ध्यान रखते हैं, तो अब सेहत भी सुधरने लगी है। सच बताऊं तो कलेजे को ठंडक पड़ गई। ये बातें सुनकर सरिता और राकेश एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव आ गए। माँ पिताजी के साथ थोड़ी देर बातें करने के बाद सरिता अपनी भाभियों से बात करने के लिए रसोई घर में चली गई। दोनों भाभियाँ खाने की तैयारियां करने में जुटी थी, पर सरिता ये देखकर हैरान थी कि सब्जी 2 बर्तनों में पकाई जा रही थी और खीर भी अलग अलग 2 पतीलों में रखी हुई थी। ये देखकर सरिता ने बड़ी भाभी से पूछा, एक ही सब्जी 2 बर्तनों में क्यों पकाई जा रही है और खीर भी अलग अलग बर्तनों में रखी है? तो भाभी ने कहा, मम्मी पापा घी तेल की चीज़ों से परहेज करते हैं और उनकी उम्र को देखते हुए हम उनके लिए कम तेल मसालों की सब्जी अलग से बना लेते हैं। पिताजी को डायबिटीज की भी परेशानी है, इसके लिए हमने शुगर फ्री डालकर अलग से खीर बनाई है। लेकिन भाभी आप इतना सब कैसे कर लेती हैं? सरिता ने पूछा। अरे तो इसमें क्या हुआ, हमारे बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? भाभी की बात सरिता के दिल को छू गई, लेकिन मन ही मन उसे अपने द्वारा
अपने ससुर जी के किए गए व्यवहार को याद करने लगी। सोचने लगी, डायबिटीज के मरीज तो मेरे ससुर भी हैं, लेकिन हमने कभी उनके लिए शुगर फ्री भी नहीं खरीदी गई। बेचारा बाबूजी फीकी चाय पीकर ही गुजारा कर लेते। सरिता मन ही मन शर्मिंदा होने लगी। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण यदि बाबूजी कम तेल का खाना बनाने को कहते थे तो इसमें गलत क्या था। उनकी इन छोटी छोटी ज़रूरतों को भी पूरा न कर सकी, इसके लिए भी मैंने उन्हें इतनी बातें सुना दी। लानत है मुझ पे, और बूढ़े बाबूजी केवल मेरे कारण अपने मन को मार कर जीकर मजबूर हो गए। सरिता अपने ही विचारों में खो गई। पता नहीं उसकी भाभिया क्या बातें कर रही थी, उसे जैसे कुछ सुने ही नहीं पड़ रहा था। तभी उसने सुना कि राकेश अपने ससुर के पास बैठा हुआ था और दोनों पोते दादू दादू कहते हुए उनके पास आए और उनसे लाड लड़ाने लगे। वे दोनों अपने पोते की हरकतों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। इतने में सरिता के बड़े भाई ने अपने बाबूजी के हाथ में एक पैकेट लाकर थमा दिया और कहा, ये लीजिए बाबूजी, इस महीने की तनख्वाह आ गई है तो मैंने घर खर्च के लिए बैंक से निकाल कर ले आया हूँ। उसके बाद थोड़ी देर के लिए दोनों भाई अपने पिता के इर्द गिर्द बैठकर उनसे बातें करने लगे। राकेश ये देखकर हैरान था कि उनकी बातें सुनकर ये नहीं लगता था कि वे आपस में बेटे बाप हैं। वे आपस में मित्रों की तरह बातचीत कर रहे थे। ससुराल की पारिवारिक एकता को देखते हुए जहां एक और राकेश को खुशी महसूस हो रही थी, वहीं दूसरी ओर अंदर ही अंदर वह अपने बाबूजी के बारे में सोचकर आत्मग्लानि में डूबा जा रहा था। सोचने लगा कि मित्र तो दूर, मैं अपने बाबूजी का बेटा भी न बन पाया। यहाँ ये लोग अपनी तनख्वाह लाकर बाबूजी के हाथ में रख देते हैं और दूसरी ओर मैं अपने बाबूजी के पेंशन के पैसे भी उनके पास नहीं रहने देता था। माँ के जाने के बाद मेरे बाबूजी अपना हालचाल बांटने के लिए भी तरस जाते थे, लेकिन मैं उनसे बात एक पल के लिए भी प्यार भरी बातें करने के लिए नहीं बैठा। और तो और हमने तो उनके पोतों को भी उनसे दूर रखा, ये जानते हुए भी कि वे कितना अकेला महसूस कर रहे होंगे। मैंने उनकी कोई परवाह नहीं की। आज समय को अपने बाबूजी की दुर्गति का कारण जानकर उनकी अंतरात्मा मुझे धिक्कार रही थी। उन्हें घर में 2 दिन रुककर उन लोगों ने जाना कि बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। बुजुर्गों का अनुभव अधिक होता है और परिवार रूपी बगीचा किस तरह फल फूल सकता है। अगले दिन सुबह जागरण खत्म होते ही जैसे ही राकेश और सरिता कार में बैठे, दोनों के मुंह से एक ही बात निकली, आज बाबूजी को लेने जाना है। और दोनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे। पश्चाताप के रूप में उनके चेहरे पर आंसू छलकने लगे। राकेश की बहन अनीता का घर वहां से आधे किलोमीटर की दूरी पर था, तो सुबह सुबह ही राकेश अपनी पत्नी और बेटे के साथ उनके घर पहुंच गया। अनीता उन्हें अचानक देखकर हैरान हो गई, लेकिन अगले ही पल अपने भाई की आंखों में आंसू देखकर वह जान गई कि वे लोग किस लिए आए हैं। अनीता उन्हें आभार सहित अंदर ले गई, लेकिन राकेश ने देखा कि बाबूजी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। राकेश और सरिता चारों ओर अपनी नजरें दौड़ाने लगे, तो इतने में अनीता ने कहा, अरे भैया, बाबूजी तो तुम्हारे जीजाजी और बच्चों के साथ पार्क में सैर करने गए हैं। राकेश ने हैरान होते हुए पूछा, क्या बाबूजी पार्क जाते हैं? अनीता बोली, ये आदत कब से पड़ गई उन्हें? मेरा मतलब है उनके कमर में दर्द रहता था। राकेश ने हैरानी से कहा, दरअसल भैया, तुम्हारे जीजाजी स्वास्थ्य को लेकर कुछ ज़्यादा ही सचेत रहते हैं, तो उनके साथ साथ बाबूजी भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना सीख गए। अब तो वे कई किलोमीटर तक पैदल चल लेते हैं। ओ कोई और जाए ना जाए, बाबूजी सुबह 1 घंटा जरूर घूम कर आते हैं। अब तो पार्क में उनके लिए कुछ हम उम्र दोस्त भी बन गए हैं। सब लोग चाय पी रहे थे, तभी सुशील कुमार जी रामायण और बच्चों के साथ घर लौट आए। बाबूजी को देखकर ही दोनों बेटे बहू खड़े हो गए और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगे। बाबूजी ने पुरानी बातों को नज़रअंदाज करते हुए उन्हें खूब आशीर्वाद दिए। उन्हें देखकर राकेश और सरिता
हक्के बक्के रह गए थे, क्योंकि उन्होंने ट्रैक सूट और स्पोर्ट सूट पहने हुए थे। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वे बिना लाठी के ही तेजी से चलकर आ रहे थे। वहां पोता ने हैरान होते हुए कहा, दादाजी आप तो पापा के बड़े भाई लग रहे हैं। सब लोग जोर जोर से हंस दिए। अच्छा बेटा, दूर से आए हो, ये बताओ क्या खाओगे? बाबूजी ने कहा। इतने में अनीता बोली, पिताजी मैंने आलू की सब्जी बनाई है, उसके साथ पराठे बना लेती हूँ। तभी बाबूजी ने कहा, अनीता आज तुम अपने भैया भाभी के पास बैठो, पराठे मैं बनाऊंगा। इतना कहकर राकेश अचानक हंसने लगा और बोला, क्या आप बनाएंगे? बाबूजी ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हारी बहन से कुकिंग सीख रहा हूँ मैं। तुम जो फ्रेश हो, मैं 15 मिनट में पराठे तैयार कर देता हूँ। कहते हुए बाबूजी के चेहरे पर अलग सी चमक आ गई। भैया आपको यकीन नहीं होगा कि बाबूजी कद्दू, लौकी, मटर, पनीर और भिंडी की सब्जी भी बनाना सीख गए हैं। बाबूजी ने उन्हें स्वादिष्ट पराठे बनाकर खिलाए और नाश्ते के बाद बढ़िया सी कड़क चाय भी बनाकर पिलाई। बाबूजी की चुस्ती फुर्ती को देखकर दोनों बेटा बहू अपनी हैरानी को रोक नहीं पा रहे थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की भारी चमक थी, जो बाबूजी ने मां के गुजर जाने के बाद जीने की इच्छा ही खो दी थी। आज उन्हें बाबूजी ने जीवन के प्रति नया उत्साह दिया था। पिताजी, हम सब लोग इतना खा चुके हैं कि अब लंच करने के लिए पेट में जगह ही नहीं है। हम अपना सामान पैक करिए, आप हमारे साथ घर वापस चलिए। अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर बाबूजी, जो अभी तक चाहते हुए भी नजर नहीं आ रहे थे, अचानक गंभीर मुर्दा में आ गए। बेटा, मैं यहाँ से फिलहाल कहीं नहीं जाना चाहता। बाबूजी, आप अभी तक हमसे नाराज है क्या? नहीं बेटा, लेकिन मुझे यह भी मालूम है कि सरिता को मेरी उपस्थिति कुछ ज़्यादा नहीं सुहाती। उस दिन जब झगड़ा करते हुए बहू ने घर छोड़कर मायके जाने की धमकी दी थी, तो मेरी आत्मा अंदर तक कांप गई थी। और उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए अगर किसी को घर से जाना ही है तो मैं चला जाऊंगा, बहू नहीं। लेकिन बाबूजी, आपसे दूर रहकर हम जान चुके हैं कि बड़ों की उपस्थिति घर में कितनी महत्वपूर्ण होती है। अब से हम आपके साथ रहना चाहते हैं। राकेश ने कहा तो उसका साथ देने के लिए सरिता भी आ गई। बाबूजी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि घर छोड़ने की बात दोबारा मेरे मुंह से कभी नहीं निकलेगी। यह सुनकर सुशील कुमार जी कुछ सोच में पड़ गए। फिर बोले, एक बात मैं तुम दोनों से कहना चाहता हूँ। उस दिन बहू ने गुस्से में आकर मुझे बोझ बताया था। उस समय मेरे आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची थी और उसी दिन से मुझमें आत्मनिर्भर बनने की ललक पैदा हो गई। तुम्हारी इस शिकायत को दूर करने के लिए मैंने घर के काम करना सीख लिया है। खाना बनाने के साथ साथ डस्टिंग करना और कपड़े धोना भी सीख लिया है। अब मैं इस पर गर्व महसूस करता हूँ कि तुम्हारे घर के काम में मदद कर सकूँ। लेकिन बहू, एक बात हमेशा याद रखना कि एक बुजुर्ग पिता बोझ नहीं होता। बाबूजी, अपने द्वारा किए गए व्यवहार के लिए मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। उसके लिए आप मुझे जो सज़ा देना चाहे मुझे मंजूर है, लेकिन हमारे साथ अपने घर वापस चलिए। ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। कहते हुए सरिता फक फक कर रोने लगी। रो मत बेटा, गलती इंसान से ही होती है। मुझे मालूम है कि तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए अब मैं चलने के लिए मना नहीं करूँगा। यह कहते हुए बाबूजी अपना सामान पैक करने लगे। शाम को वे सब लोग घर पहुंच गए। सरिता ने मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली थी कि आगे से कभी भी बाबूजी को किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं देगी। राकेश ने भी ये ठान लिया था कि वह बाबूजी के पेंशन के रुपए को हाथ भी नहीं लगाएगा और उनकी ज़रूरत को भी अपने कमाई के रुपये से ही पूरा करेगा। अगले दिन सुबह बाबूजी सरकने के लिए पार्क जाने को तैयार हुए तो देखा उनका बेटा और पोता दोनों स्पोर्ट शूज पहने हुए हॉल में बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। दादाजी, आज से हम भी आपके साथ सैर करने के लिए चलेंगे। पोते के मुंह से ये बात सुनते ही
सुशील कुमार जी के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई, जोश दुगना हो गया। रसोई घर में आज पनीर की सब्जी के साथ साथ लौकी की सब्जी भी बन रही थी। आज घर में लड़ाई झगड़े की आवाज़ की जगह हंसी ठहाकों की आवाज़ गूंज रही थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।